पासा यानी कि डाइस, इसका आज हम लोग देखेंगे भाग 2 पार्ट 2। अब लास्ट वाला जो सेशन था बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस वाले सेशन में हम लोगों ने देखा कि मानक और अमानक पासा किस तरीके से वर्क करता है और चीज़ों को मानने के पीछे की वजह क्या है। कि किसी ने अगर कह दिया हमसे कि विपरीत फलक एक साथ नहीं रह सकते, अपोजिट फेसेस कैन नॉट बी टुगेदर, तो उसकी वजह क्या है। और अगर किसी ने ये कहा कि अमानक पासे की पहचान है कि उसके अड़ोस पड़ोस को जोड़ के देख लो, अगर साथ आ जाए तो वो अमानक पासा है, तो उसकी वजह क्या है कि विपरीत में हम लोग सात को नहीं मानते हैं, जबकि विपरीत के ही दोनों फलक का जोड़ 7 होता है, विपरीत के ही अपोजिट फेसेस का जोड़ हमेशा 7 होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज जो होता है एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक शर्त है कि आपको इसे पढ़ना बहुत कायदे से पड़ेगा। लास्ट में हम लोगों ने 6 फिगर वाला एक क्वेश्चन किया और उस वाले क्वेश्चन को भी हमने देखा कि किस तरीके से बहुत ही सिंपल मैनर में वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2 करेंगे डाइस का, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम एक क्लोज डाइस के अपोजिट फेसेस को पता करते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, पासा जो होता है उसके 3 चेहरे होते हैं, ए बी सी, 1 2 3। ठीक है, और अब ऐसा भी हो सकता है कि उन तीनों चेहरों में से मुझे इधर भी एक ना दिया गया हो और इधर भी एक चेहरा ना दिया गया हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे मतलब 2-2 चेहरे यहां पे दे दिए। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे तीनों चेहरे मुझे दिए हो लेकिन उनमें से मेरा एक चेहरा सेम हो, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि मुझे दिए गए चेहरों में से 2-2 चेहरे सेम हो, जैसा इसमें। अब आप कहोगे सर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तीनों चेहरे सेम हो। मैंने कहा लिख के देख लो, ए बी सी, तुम्हें क्या नहीं लगता ये दोनों एक ही डाइस है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें केवल पढ़ना होता है कि हमारा एक चेहरा सेम है और हमारे 2 चेहरे सेम है। तो आइए शुरू करते हैं। इफ वन फेस इज कॉमन, अगर एक चेहरा समान, इसको कैसे करेंगे। मानिए हमारा ये लिखा है 1 2 3 और ये लिखा है 3 4 5। अब आप एक बात को समझिए कि जब एक पासा होता है उसका एक चेहरा ये रहा और इस वाले चेहरे पे लिखा है 3। अब 3 से 4 और भी तो चेहरे जुड़े हैं, ए बी सी और डी, है ना। तो होता क्या है कि 3 से जब आप घड़ी की दिशा में आप घूमोगे तो क्या पड़ा, 3 ए और डी पड़ा कि नहीं पड़ा। और इसी तरह से अगर आप घड़ी के विपरीत में भी अगर आप घूमना शुरू करोगे तो आपका ये क्या पड़ जाएगा, इधर से 3 सी और बी। ठीक है, सॉरी, इधर से भी जब आप घड़ी की दिशा में आप जब घूमोगे तो क्या पड़ जाएगा, सी और बी। तो हमने देखा एक बात कि ये जो होते हैं चेहरे, यही तो है ना बेटा 1 और डी। 3 को जब ए और डी के साथ में लिखा तो मानो मुझे ये वाला फिगर मिल गया, और 3 को जब मैंने बी और सी के साथ में लिखा तो ये वाला फिगर मिल गया। तो अंधों की तरीके से केवल जैसा बाकी लोग कहते हैं उठा के बस केवल घुमाना नहीं है। घुमाने की वजह क्या है कि एक ये चेहरा है और इसके साथ में 2-2 ये जुड़े हैं, तो इसको जब आप घुमाओगे तो ये इस तरीके से आपको घूमेगा 3 ए और डी, और इधर से भी जब आप क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो घूमेगा 3 बी और सी। कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर मैं एंटी क्लॉक में घुमाता, मैंने कहा घुमा लो, 3 बी और सी आया। अब एक काम करो, इधर में भी एक काम करना कि एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना। तो ये क्या आया, 3 डी और ए। तो बेटा बी के अपोजिट देखो डी दिया गया है पहले ही से, और सी के अपोजिट देखो ए दिया गया है पहले ही से। तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, जो भी आपका बचेगा,
ई आ जाएगा। इधर भी देखिए डी के अपोजिट बी दिया गया था, ए के अपोजिट सी दिया गया था। यानी कि मेरे भाई ये तो मुद्दा ही नहीं है कि तुम क्लॉकवाइज घुमाओगे या एंटी क्लॉक घुमाओगे, मुद्दा केवल इतना सा है कि तुमको दोनों को बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। यानी कि अगर ये मेरा फेस कॉमन है तो इधर से इसको पहले मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो मैं 3 पे पहुंचूंगा, फिर 1 पे पहुंचूंगा, फिर 2 पे पहुंचूंगा। इसको अगर उठा के मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो फिर मैं पहले 3 पे पहुंचूंगा, फिर 4 पे पहुंचूंगा, फिर 5 पे पहुंचूंगा। तो 2 के अपोजिट है 5, 1 के अपोजिट है 4 और 3 के अपोजिट हो जाएगा 6। अब ये आपसे कुछ भी पूछे, ये पूछे 3 के अपोजिट क्या होगा बता देना, 1 के अपोजिट क्या होगा बता देना, 2 के अपोजिट क्या होगा बता देना। ठीक है। अब किसी ने मेरे से कहा कि सर अगर एक फेस की बजाय उससे ज्यादा का डिफरेंस हो, मैंने कहा यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब है 2 फेस कॉमन, यानी कि 2 फलक या फिर चेहरे समान। तो होता क्या है यहां पर देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा 2 1 3 और इधर मैंने लिखा 1 3 4। ठीक है, इधर मैंने लिखा 2 1 3 और इधर मैंने लिखा 1 3 4। गौर कीजिए यहां भी 1 और 3 दिया गया है, यहां भी 1 और 3 दिया गया है, यानी कि तुरंत मैं कह दूंगा 2 के ऑपोजिट क्या होगा 4। लेकिन कहानी केवल यहां पे खत्म नहीं होती, कहानी केवल यहां पर खत्म नहीं होती। कोई मुझसे यह भी पूछ सकता है कि सर फिर 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के ऑपोजिट क्या होगा। तो फिर मैं कहूंगा कि भाई याद कर एक बात कि मैंने तुझे फर्स्ट क्लास में बताया था, पहली क्लास में मैंने आपको ये वाली बात एक्सप्लेन की थी कि डाइस के अंदर 4 अपोजिट पेयर होते हैं, 3 अपोजिट पेयर होते हैं, फ्रंट और बैक, राइट और लेफ्ट, टॉप और बॉटम। भाई जिसने भी पहली क्लास ना देखी हो जाके प्लीज देख लेना। ठीक है, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम, भाई ये होते हैं। तो होता क्या है कि तीनों में से मुझे मानो एक पेयर तो मिल गया, बचे कितने 2 और पेयर। ठीक है, अब अपने को यह भी पता है कि जो अगल बगल लिखा है वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकता, यानी कि 1 के ऑपोजिट कभी भी 3 नहीं हो सकता। बचे कौन से नंबर है जरा ध्यान दो, 5 और 6। तो बेटा 5 और 6 में से कोई भी यहां पे आ सकता है। ठीक है, इसको कहने का एक और भी तरीका हो सकता है। अब कोई पूछे सर 5 के अपोजिट क्या जाएगा, मैंने कहा बावलों एक बात देखो, 5 यहां भी आ सकता है, 5 के विपरीत ये भी जा सकता है। तो 5 के विपरीत कौन जाएगा 1 या 3। इसी तरीके से 6 के विपरीत यानी कि ऑपोजिट क्या आएगा, तो मैंने कहा 6 होने को 1 पे भी आ सकता है और 6 होने को 3 पे भी आ सकता है। तो यहां भी क्या आ जाएगा 1 और 3। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट अगर मेरे 2 चेहरे कॉमन है। फिर से सुन लो, मेरे पास में एक डाइस था जिसमें कि 1 और 3 1 और 3 था, तो मैंने कहा जो कॉमन नहीं है वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होता है। फिर मैंने तुमको ये बताया कि डाइस के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 पेयर बनते हैं, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। मैं मान लेता हूं उन तीनों पेयर में से कोई एक पेयर ये होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं फ्रंट और बैक ही होगा, कोई भी होगा। मेरे भाई फ्रंट और बैक तो तुम्हारे देखने का छलावा है, डाइस में थोड़ा ही लिखा है, तो मुझे जो सामने जो दिख रहा है उसी को ऊपर उठा दे। तो क्या है तीनों पेयर में से कोई एक ये है 2 और 4। तो आपने कहा जी सर। अब आपने कहा सर 1 के अपोजिट क्या होगा, मैंने कहा बात समझ चला, 2 और 4 तो नहीं हो सकते, वो तो अपना जोड़ा बना के अलग हट लिए। बचा कौन 1 और 3। अब तुमको ये भी पता होगा कि 1 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, क्योंकि भाई ये विपरीत वाला तो नहीं है, ये तो पड़ोसी हैं और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं जा सकते हैं। विपरीत का क्या है, जो बिल्कुल जो जुड़े हुए चेहरे होते हैं। अपोजिट का मतलब क्या है, जो कहीं से ना टच होए। ठीक है, तो 1 और 3 तो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं। तो भाई 2 और 4 भी नहीं हो सकते, 1 और 3 भी नहीं हो सकते, बचे कौन 5 और 6। अब 5 और 6 में से मुझे नहीं पता है कि क्या होगा, नहीं बता सकते अभी। तो 5 और 6 में से इधर इधर भी आ गया, 5 और 6 का इधर इधर भी आ गया, यानी कि 5 के अपोजिट भी 1 और 3 हो सकता है। क्यों हो सकता है मेरे भाई, 5 यहां पे लिखा जाएगा तो 1 इसके अपोजिट, और 5 अगर इधर लिखा जाएगा तो 3 इसके अपोजिट। तो होता क्या है, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट बन पाता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग क्या करते हैं, केवल यहां तक पढ़ा के छोड़ देते हैं, यही तो दिक्कत है, सामाजिक दिक्कतें हैं ये सब। ठीक है, मिटाना बहुत ज़रूरी है। कैसे मिटाया जाएगा भाई, तुम क्यों पढ़ाओगे केवल यहाँ तक, क्योंकि तुम्हारे पढ़ाने वाले ने यहाँ तक पढ़ाया। उसने क्यों यहाँ तक पढ़ाया, क्योंकि सन 2015 से पहले कभी ये मुद्दा ही नहीं आया था। 2017 में पहली बार आया ये वाला मुद्दा। क्या इधर में आंसर आया डाइस का, करने वालों ने उठा के चैलेंज कर दिया, किसी को कोई ना मार्क्स मिले। अब किसी को जब कोई ना मार्क्स मिले तो लोगों ने कहा एसएससी पागल हो गया है। लेकिन कुछ लोग ना दुनिया में
रटा रटाए नहीं भी पढ़ते, उन्हें ना जीवन के किसी मौके पे ना वास्तविकता में पढ़ना पड़ जाता है हालातों की वजह से। तो हुआ क्या कि जब मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा तो फिर भाई मुझे भी लगा, खैर वो मेरे करियर का स्टार्टिंग फेज था। अब मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। अब ये नहीं कहूँगा आईएएम छोड़ के चला आया, जैसे बहुत से लोग आईएएस छोड़ के पढ़ाते रहते हैं, या उनका निकलने को तो एसपी डीएसपी वो बन गए थे लेकिन फिर भी वो जीएस वो पढ़ा रहे हैं, किसकी पढ़ा रहे हैं, एसएससी सीजीएल की पढ़ा रहे हैं। मैं ये सब बातें नहीं, 4 बार मेंस लिख चुका, मैं ये सब बातें मैं नहीं कर रहा भाई, कुछ भी नहीं हुआ था। हुआ ये था कि मेरी जो परसेंटाइल थी वो मेरी आईएएम के लायक थी नहीं, और आईएएम के क्या नहीं लायक थी यार, 3-4 इवन परसेंट कम थी। मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ पॉइंट्स में कुछ कम था, लोग जो नहीं कहते हैं 2-3 मार्क्स से रुक गया, वैसा नहीं था, मेरे को 10-12 मार्क्स मेरे आगे पीछे रहे थे। अब जो कॉलेजेस जो मिल रहे थे उनका जो पैकेज था वो आपका होता है 8 से 10 की रेंज स्टार्टिंग, और उसी टाइम पे एक गवर्नमेंट जॉब का निकल गया था आईबीपीएस की। तो दिमाग में ये बसा हुआ था कि भाई 6 से 7 तो मैं बिना इन्वेस्टमेंट के कर लूँगा, क्योंकि एमबीए कॉलेजेस की फ़ीस जो होती है वो बहुत महंगी होती है, और पिताजी का मैं इन्वेस्टमेंट कराने के किसी भी तरह से मूड में था नहीं उस समय, और वो भी 22-23 लाख की फ़ीस के नाम पे। अच्छा होता क्या था, डर मैं हूँ 2013 और 14 का टाइम देखा हुआ, तो उस टाइम पे आप लोग भी खैर अब रिसेशन तो अब देखोगे ही देखोगे, तो उस टाइम पे भी रिसेशन आया था 2012 में, जो यूएसए के अंदर जो बबल हुआ था, एक इकोनॉमिक बबल था वो फटा था, जिसकी वजह से, अब ये कोई बबल नहीं था जो फटा था, इकोनॉमिक थ्योरी है इसके पीछे, तो उसकी वजह से इंडिया में रिसेशन के हमें फुटप्रिंट्स देखने को मिल रहे थे। तो इस वजह से मैं और भी ज़्यादा मैं डरा हुआ था कि इतना पैसा लगा दिया, पता चला उस काबिल पैकेज भी ना मिला, और पता चले ज़िंदगी के 16 साल तो लोन ही चुकाते चुकाते निकलना है, तो ऐसे लोन का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा आईएम वगैरह में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ्स होती हैं। आज की डेट में इतना ज़्यादा मार्केट ग्रो कर रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी जगह से आप अगर एमबीए किए हो तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता था मैटर, क्योंकि जॉब्स इतनी ज़्यादा थी नहीं, अभी फिर भी ज़्यादा है। जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री है, हर कोई चीज़ किस में उतर रही है, आईटी की फील्ड में उतर रही है, तो समहाउ आईटी बहुतों को कैटर कर देता है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बेचारे मैकेनिकल वालों के लिए या तो टीसीएस सहारा था, या तो फिर धक्के खाते घूमो, या फिर धूल छांको, ऐसे हालात थे। तो ये जो 2015 के बाद का इंडिया है और 2015 से पहले का, भाई ज़मीन आसमान का अंतर है। दोनों को खुली निगाहों से देखा है, दोनों तरफ मैं जानता हूँ। ये कॉलेजेस खुलते पे खुलते जो चले गए हैं, उसकी वजह से ग्रेजुएट्स जो पैदा हुए हैं ना, उस टाइम पे क्या होता था ना कि 100 में से 40 स्किल्ड नहीं थे, लेकिन आज की डेट में 100 में से 80 स्किल्ड नहीं है। ये सब प्रॉब्लम हो जाती थी। तो मेरा क्या था कि मैंने एमबीए का, मैंने रीजनिंग वगैरह मैंने किया था, वहाँ पे क्या करते हैं, ये सब कोई ट्रिक व्रिक नहीं बताते, उनका बस केवल ये कहना है कि ये इतना तो इमेजिन कर लोगे, ठीक है। तो उसी वजह से ये सब चीज़ें क्लैरिटी में है थोड़ा। तो आप लोग अगर साथ बनाए रखें तो भैया कंटेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको साथ बनाए रखना होगा, आपको फॉलो करना होगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कीजिए, फेसबुक के ऊपर नाम सर्च कर लीजिए, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कहाँ पे सर्च करना है, गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे, नाम अर्पित नीलांश पांडे लिख के, तो आपको शुरुआत के 3-4 लिंक्स के बाद में आपको फेसबुक का भी पेज का आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी मिल जाएगा। जस्ट इन केस आपको दिक्कत होती हो तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन है दोनों लिंक्स, वहां पे जाके आप देख लोगे। जैसे कि आपने वीडियो को ही खोला, जहाँ पे सब्सक्राइब बटन बना होता है उसी के बगल में देखना डिस्क्रिप्शन भी लिखा होता है दाएं बाएं तरफ में, तो उसको जब तुम क्लिक करके खोलोगे तो अपने आप ही सब नीचे आ जाएगा, वो कर लेना, ठीक है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखिए, मानिए मेरी आंखों के सामने एक सवाल आया। सवाल है कुछ इस तरीके से, एक मिनट, सवाल है कुछ इस तरीके से, 3, 5, 1, 6, 2, 4, 4, 2, 1 और 5, 6, 4, कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है। ये पूरा ही आपका क्वेश्चन है। ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है, ये फिगर नंबर 3 है, और ये फिगर नंबर 4 है। कुछ लोग क्या कहते हैं, फिगर नंबर 1 और 2 ले लो। तो भाई जैसे ही तुम 1 और 2 लोगे, वहाँ पर कई जगहों पे तो ऊपर का ऊपर, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर क्लिक कर जाएगा। कुछ लोग कहते हैं अगर कोई भी अगर कॉमन ना हो तो ऐसा करना, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, यानी कि फिगर नंबर 1 और 2 को अभी छोड़ो, तुम उठा के ले लो 2 और 3 को।
तो 2 और 3 में क्या हुआ कि यहाँ भी 2 और 4 है और यहाँ भी 2 और 4 है, तो यानी कि 6 के ऑपोजिट 1 है, ये वाली बात हमें पता चल गई। फिर इन्होंने कहा कि इधर वाला फिगर जरा सा देखो, इधर भी 6 और 4 है, इधर और 4 है, यानी कि 5 के ऑपोजिट आपका 2 होगा, ये वाली भी बात आपको पता चल गई। मैंने कहा भाई ये सब बेवकूफ़ियाँ कभी भी मत करना। गौर करो, जब मैं तुमको सिखा रहा था कि एक फेस कॉमन है तो तुमको तीनों चेहरे तुरंत पता चल रहे थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें सिखाया 2 फेस कॉमन है तो तुम्हें एक चेहरा ही केवल श्योरिटी से पता था। यानी कि ऑफ कोर्स एक फेस कॉमन देखना ज़्यादा इंटेलिजेंस बात है, ज़्यादा इंटेलिजेंट बात है। तो हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, हम दोनों क्वेश्चनों को बहुत निगाह भर के देख लेंगे। ठीक है, निगाह भर के देख लिया हमने, आगे से लेके पीछे तक हमने क्वेश्चन को देखा। कोई भी ऐसे 2 फिगर उठा लो जिसमें एक चेहरा कॉमन हो, जैसे इसमें 4 कॉमन है और इधर भी 4 कॉमन है। आपने इधर में यूं करके घुमाया तो आपने बोला 4 2 1, इधर भी आपने घुमाया तो इधर आपने लिखा 4 5 6, तो 4 6 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2, तो 4 के अपोजिट 3। ये मिल तो गया तुम्हें एक ही बार में, ये बात तुमको एक ही बार में तो मिल गई। अब बच्चे कहेंगे सर इन्हीं दोनों को क्यों नहीं मैच किया। एक बात याद रखना, पूरी जिंदगी आप जीरो फेस कॉमन का कॉन्सेप्ट तभी इस्तेमाल करते हो जब और कोई ऑप्शन नहीं होता है। हमेशा याद रखो 1 फेस कॉमन की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, इसके बाद में 2 फेस कॉमन आएगा, इसके बाद में ही 0 फेस कॉमन देखोगे। अगर कुछ और नहीं कर पा रहे हो तभी 0 फेस कॉमन का आप उठा के कॉन्सेप्ट लगाते हो, अदरवाइज आप 0 फेस कॉमन का कॉन्सेप्ट कभी भी अप्लाई नहीं करते हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कोई भी ऐसे 2 फिगर चुन लो जिसमें एक एक चेहरा कॉमन आपको मिल जाए और बस केवल अप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 5 1 और इधर लिखा है 1 4 2। अब जरा देखो, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो अगर मैं 1 और 3 को भी अगर मैं लेता तो इधर से जाते तुम बेटा 1 से 4, 4 से 2, और इधर जाते बेटा 1 से 3, 3 से 5, तो भी तो बेटा 1 के अपोजिट 6 आ जाता, 4 के अपोजिट 3 आ जाता और 2 के अपोजिट 5 आ जाता। देखो सेम आंसर है बिल्कुल यहां भी। ठीक है, तो होता क्या है, आप लोग क्या करते हो, आप जाओ जाके किसी का भी वीडियो देखो, वो एमसीक्यू वाले जो होते हैं, ठीक है, एमसीक्यू जाके प्रैक्टिस कर लेना कहीं से भी। वो प्रैक्टिस कराना मेरा काम नहीं है, ना ही मैं कराता हूँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस एक्टिस के नाम पे। सीधी सीधी बात है, जिस बच्चे को मैंने कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस केवल एक छलावा है, वो भी रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में। ठीक है, एक और क्वेश्चन बस देख लो आखिरी। इधर मैंने लिखा 3 5 2, इधर मैंने लिखा 2 5 6, इधर मैंने लिखा 5 3 4 और इधर मैंने लिखा 4 3 1। ठीक है, ये है मेरा फिगर नंबर 1, ये है मेरा फिगर नंबर 2, ये है मेरा फिगर नंबर 3 और ये है मेरा फिगर नंबर 4। कुछ सोच के लिख रहा हूँ। पहले और दूसरे में बेटा कंपेयर करोगे तो फिर ये कहोगे 2 और 5 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पर भी बेटा 2 और 5 कॉमन है, यानी कि 3 के अपोजिट 6 आ गया। किन दोनों से आया, इन दोनों से। अब इन दोनों को उठा के बेटा कंपेयर करोगे तो फिर तुम मेरे से कहोगे कि सर 6 2 5 और 3 5 4। ठीक है, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, इसको घड़ी की दिशा में घुमा दो तो ये हो जाएगा 5 3 4, और इसको उठा के बेटा घड़ी की दिशा में घुमा दो तो ये हो जाएगा 5 6 2। यानी कि इससे आ रहा है कि 6 के अपोजिट वो 3 के अपोजिट होगा 6, 5 के अपोजिट होगा 2, 4 के अपोजिट होगा 2 और 5 के अपोजिट होगा 1। अब मैंने कहा इधर आके देखो, 4 और 3 यहाँ भी है, 4 और 3 यहाँ भी है, यानी कि इन दोनों से क्या आ रहा है, 5 के अपोजिट 2। गौर करो, 3 के अपोजिट 6 यहाँ भी आ रहा है, 5 के अपोजिट 2 यहाँ भी आ रहा है, तो बचे कौन इन दोनों को अगर मैं उठा लूं तो 4 और 1। अब जरा ध्यान देना, बहुत बहुत कायदे से ध्यान देना। तुमने जब 5 से जब तुमने क्लॉकवाइज लिखा तो तुमने 5 6 2 लिखा, और तुमने इधर के जब तुमने 5 से जब तुमने क्लॉकवाइज लिखा तो तुमने 5 3 4 लिखा। 5 3 4 तुम्हारे में आ रहा है, 6 के अपोजिट होगा 3, 4 के अपोजिट हो जाएगा तुम्हारा 2। लेकिन बेटे जरा यहाँ पे देखो, इधर जरा ध्यान देना, सॉरी ये 1 लिखा हुआ था इसीलिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 4 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 4 और 3 कॉमन है, 4 5 के अपोजिट 1, हाँ ठीक है, और 4 के अपोजिट 2 आया। मुझे ये बताओ इन दोनों को करने की ज़रूरत क्या थी,
क्या कोई ज़रूरत थी इन दोनों को करने की? अगर मैं एक फेस कॉमन के बेसिस पे अगर मैं इसे उठा लेता। बच्चा मेरे से कहता है कि सर क्या और भी जगहों पे क्या ये अप्लाई है? मैंने कहा ज़रा इधर देखो, तुम पहला और आखिरी उठा लेते तो 3 से किधर गए 4, 4 से किधर गए 1, इधर बेटा 3 से किधर गए 5 और 5 से किधर गए 2। अब जरा देखो 3 5 2 और इधर देखो 3 4 1, 3 से 4 गए 4 से 1 गए, देखो घूमो इस तरीके से। और इधर में क्या हुआ, तुम 3 से 5 गए और 5 से 2 गए। तो अब की बारी देखो बेटा क्या आ रहा था, 5 के अपोजिट आ रहा था 1, इधर भी देखो बेटा 5 के अपोजिट क्या आ रहा था 1, इधर देखो बेटा 3 के अपोजिट क्या आ रहा था 6। ये वार्निंग उन सब लोगों के लिए है जो आंसर निकलने के बाद में पूरा का पूरा छोड़ देते हैं। ये वाला जो डाइस आया था इसका आंसर था गिवन डेटा इज रॉन्ग एंड आई चैलेंज यू कि मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दो जहां पर कि डाइस के क्वेश्चन में किसी ने आपसे गिवन डेटा इज रॉन्ग का क्वेश्चन कराया हो। केवल एक स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, एग्जाम का क्वेश्चन गिवन डेटा इज रॉन्ग। ठीक है, इसको फिर से समझो। मैंने इन दोनों को मैंने उठा के मैंने कंपेयर किया, 5 2 इधर है 5 2 इधर है, 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बात खत्म। फिर उसके बाद में मैंने उठा के इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, तो बेटा इधर भी है 4 और 3 है, इधर भी देखो 4 और 3 है, यानी कि 5 के अपोजिट 1 इधर आ जाएगा। अब बेटा 6 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 1 है, तो 4 के अपोजिट कौन बचा 2। मैंने जब मैंने ड्रॉ किया तो भी यही आया। ऐसा देखने में लगता है कि जो आंसर इससे आया वही आंसर इससे आया, लेकिन तभी मैंने क्या किया कि 3 5 2 को उठा के मैंने कंपेयर कर दिया 3 4 1 से, तो दोनों में कॉमन क्या है 3। अब बेटा 3 से गए तुम 5 पे, 5 से गए 2 पे, क्लॉकवाइज जब तुम घूमे, उधर में तुम 3 से गए 4 पे, 4 से गए तुम 1 पे। क्या तुम अभी भी ये बात कहोगे कि वो वाला ऊपर में गलत आंसर है कि नीचे वाला गलत आंसर है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा डाइस यहाँ पे जो हमको दिया गया है, ठीक है ना, इस जगह पे जो डाइस जो दिया गया है इसकी डायरेक्शन में फॉल्ट है। इसके किस में फॉल्ट है? डायरेक्शन में। अभी देखिए इसी वाले क्वेश्चन में अगर ये 2 इधर होता और 5 इधर होता, मेरे भाई 2 इधर होता और 5 इधर होता, एवरीथिंग विल बी फाइन, कोई इशू नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब की बारी ये मैच कर जाएगा आपका, लेकिन इसके डायरेक्शन में फॉल्ट है। अब अगर आपको कोई आंसर दे देता सीधे सीधे, मानिए कोई पूछता 3 के ऑपोजिट क्या है और उसने आपको ऑप्शन दे दिए 1 2 4 6, ठीक है, तो बेटा सीधी सीधी बात है कि 3 के ऑपोजिट क्या है आपका 6 आ रहा है, आप उसी पे ही आप मार दोगे आंसर। लेकिन इसी जगह पे अगर एक ऑप्शन है गिवन डेटा इज रॉन्ग, तो आप किसको मानोगे? गिवन डेटा इज रॉन्ग को। मानो कि इधर में गिवन डेटा इज रॉन्ग आंसर नहीं है, इधर है नन ऑफ दीज, तो आप किसको मारोगे? नन ऑफ दीज को, क्योंकि रियल में आंसर क्या है? गिवन डेटा इज रॉन्ग। आंसर क्या है? गिवन डेटा इज रॉन्ग एंड आई चैलेंज यू, आप कहीं भी मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के अंदर किसी ने भी ये वाला क्वेश्चन, या यूट्यूब छोड़ो उसके बाहर भी किसी ने कराया हो ना, तो बताना ज़रूर, और जब बताना तो बताना, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वाला सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वाले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर अपने फ्रेंड्स वगैरह को थोड़ा सा रिकमेंड कीजिए, चैनल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कभी हो सके तो फेसबुक वगैरह पे वॉच पार्टी होती है उसमें आप डाल दीजिए, या फेसबुक के भी ऊपर में सारे के सारे वीडियोस में डालता हूँ तो आप शेयर कर दीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं तो उसमें भी आप रिकमेंड आप कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। और